हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्टार्ट में करने वाला हूँ द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 से लेके 1814। इसको हम लिबरल रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रेवोल्यूशनरीज के बारे में बताया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हेडिंग छूट गया था तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। द एज ऑफ रेवोल्यूशन, शॉर्ट में लिख देते हैं 1830 टू 1848। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये टॉपिक स्टार्ट होगा, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टाइमलाइन में आप लोगों को पूरा चैप्टर का रिकॉल करवा देता हूँ। 1789 में क्या होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में क्या होता है, कंजर्वेट ओल्ड रिजाइम चल रही थी, मतलब वहाँ पर मोनार्ची पावर चल रहा था। फिर वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन होने के बाद एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। ठीक, फिर 1804 में क्या हुआ कि फिर से फ्रांस में नेपोलियन क्या किया था, अपने वहाँ पर के पावर को टुक ओवर कर लिया था और फिर से वहाँ पर डिक्टेटरशिप फॉर्म कर दिया गया। फिर 1850 में नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। उसके बाद फिर से वहाँ पे कंजर्वेटिव पावर्स अपने कंट्रोल में रहती है। उसके बाद फिर 1815 से लेके 1813 तक कंजर्वेटिव ईरा चलता है, मतलब पूरा मोनार्चिकल फॉर्म में गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, 1830 से लेके 1848 में द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिस पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें रेवोल्यूशन होता है। और ये रेवोल्यूशन को कौन लेड करते हैं, तो ये रेवोल्यूशन को लेड करते हैं लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये लिबरल नेशनलिस्ट थे और ये बिलोंगिंग करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास में, लाइक प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, क्लर्क्स थे। ये लोग इस रेवोल्यूशन को लेड करते हैं, जो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, while the while the conservative regimes were trying to consolidate their power, the liberal and nationalists continued to spread the idea of revolution। मतलब जब कंजर्वेटिव अपने पावर को और मजबूत कर रहा था, तब वहाँ के लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, रेवोल्यूशन को स्प्रेड कर रहे थे। दिस पीपुल बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड, और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट है ये बिलोंगिंग किस क्लास से कर रहे थे, तो हम लोग को आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लाइक प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क्स एंड मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास से। ठीक है, ये रिवोल्यूशन जो था ये पहले की तरह रिवोल्यूशन नहीं था। द रिवोल्यूशंस वेर नॉट लाइक अर्लियर रिवोल्यूशन। पहले जो भी रिवोल्यूशन थे उसको लेड कौन करते थे, तो मिलिट्री ग्रुप्स। लेकिन इस इंस्टेड ऑफ दिस मिलिट्री ग्रुप्स, द रिवोल्यूशन दिस रिवोल्यूशन वेर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट एंड वेल्दी मिडिल क्लास, एमंग whom were प्रोफेसर, स्कूल टीचर। इसमें कौन कौन थे, तो प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। ठीक है, द फर्स्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो पहला रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था फ्रांस में हुआ था जुलाई 1830 में, 1830 को। ठीक है, इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। एंड स्प्रिट्स, इस रेवोल्यूशन के कारण ये पूरे यूरोप में एंड देन स्पीड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप इन फ्रांस। मतलब ये इस रेवोल्यूशन से पूरे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी फ्रांस में फैलने लगा था। द इसमें हुआ क्या था, द बर्बन किंग्स वेर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरी। जो बर्बन किंग्स थे, मतलब जो कंजर्वेटिव एरा चल रहा था, उसको फिर से हटा दिया गया था रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। और वहाँ पर फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का सेटअप किया था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के हेड किसको बनाया गया था, तो लुइस फिलिप्स को हेड बनाया गया था। द जुलाई रेवोल्यूशन sparked an uprising Brussels in which resulted in Belgium breaking away from the United Kingdom and Netherlands। मतलब क्या हुआ कि जो जुलाई रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, जुलाई रेवोल्यूशन के साथ साथ इसमें बेल्जियम में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें बेल्जियम को नीदर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया था इस रेवोल्यूशन से। ठीक है, अब यहाँ पे एक ड्यूक मेटरनिक ने एक बात कही थी। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने एक बात कही थी। वो बात क्या था कि when France sneezes the rest of Europe catches cold। मतलब क्या, what he meant that, ड्यूक मेटरनिक इसका मतलब क्या बताया था, मतलब क्या था कि वेन एवर देर वॉज ए रिवोल्यूशन, जब भी कोई रिवोल्यूशन होता है फ्रांस में, द अदर कंट्री रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। मतलब जब भी अगर फ्रांस में रिवोल्यूशन होगा, मतलब जब भी अगर फ्रांस में रिवोल्यूशन होता है, तो अदर कंट्री जो है फ्रांस में, वो भी रिवोल्ट करना शुरू करते हैं अगेंस्ट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स के खिलाफ। ठीक है, उन्होंने एक बात कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीचेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब क्या, कि जब भी अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, तो यूरोप के अदर कंट्री जो हैं वो भी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने एक बात की थी।
ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये जुलाई रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1830 एंड इसमें क्या हुआ था कि जो बर्मन डायनेस्टी था उसको रिवोल्यूशनरीज के द्वारा बर्मन डायनेस्टी को हटा दिया गया, तो वहाँ पर फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का सेटअप किया गया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में हेड किसको बनाया गया था, लुइस फिलिप को बनाया गया था। ठीक है, अब है इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक्स बोलो या ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, एक ऐसा इवेंट था जो मोबिलाइज किया था नेशनलिस्ट फीलिंग्स एमंग एजुकेटेड एलाइज अक्रॉस, मतलब एजुकेटेड पीपल को across पूरे यूरोप में। ठीक है, ये ऐसा नेशनलिस्ट फीलिंग था जो कि पूरे यूरोप को नेशनलिस्ट फीलिंग का जगाया था ये पूरे यूरोप में। ग्रीस हैड बीन ए पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, और ग्रीस क्या था, एक पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी के समय। ठीक है, दिस वाज ए सक्सेसफुल वार ऑफ इंडिपेंडेंस वेस्ड बाय द ग्रीक रेवोल्यूशनरी, और ये सक्सेसफुल वार था इंडिपेंडेंस का बाय द ग्रीक रेवोल्यूशनरी इन द ईयर बिटवीन इन द 1821 से लेके 1829 के बीच में, अगेंस्ट द ऑटोमन, और किसके खिलाफ था, तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनल इन यूरोप स्ट्रगल फॉर अमंग्स द ग्रीक्स। देखो इस रिवोल्यूशन में, इस वार में, ठीक है, जो ग्रीक को सपोर्ट मिला था, तो एक्साइल पीपल के साथ साथ वहाँ के जो ग्रीक के जो कल्चरल पीपल थे, जैसे पोएट्स हो गया, आर्टिस्ट हो, ये सब भी सपोर्ट कर रहे थे। एक्साइल मतलब क्या होता है, एक्सपेल्ड फ्रॉम द होम, मतलब जिनको देश से निकाल दिया जाता है, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्साइल। तो वो लोग सपोर्ट कर रहे थे इस वार में ग्रीक को। ठीक है, ग्रीक रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक रेवोल्यूशन या ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। और ये वार किसके खिलाफ हो रहा था, तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हो रहा था। ठीक है, और साथ साथ इसमें मुस्लिम रूलर भी थे, मुस्लिम एम्पायर भी थे, और एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था क्या, लॉर्ड वायरन एक इंग्लिश पोएट थे, जो उन्होंने इस वॉर में इन्होंने फंड को ऑर्गेनाइज किया था। लेटर ही वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड इन फीवर, और बाद में वॉर में भी गए थे, जो बाद में 1824 में इनकी मृत्यु हो जाती है फीवर के कारण। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 रिकोगनाइज, एक ट्रीटी साइन किया जाता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 में, और उसके बाद ग्रीस को रिकोगनाइज किया जाता है, ग्रीक इज ए इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंस नेशन दिया जाता है, एज ए साइन क्या किया जाता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और इस ट्रीटी के कारण ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। मतलब ग्रीक बार ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि इसमें कॉमन सी बात है, ये ग्रीक जो है इसमें रिवोल्यूशनरीज जो है ये किसके खिलाफ लड़ते हैं, तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ते हैं। और सिंस 15th सेंचुरी से ग्रीस क्या था, पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का। ठीक है, और इसके पार्ट होने के कारण फिर ग्रीस को जो सपोर्ट कर रहे थे एक्साइल पीपल सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ के जो एनिशियंट कल्चर वगैरह थे वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद फिर साथ साथ मुस्लिम रूलर थे, और एक लॉर्ड वैरन जो एक पोएट थे वो भी सपोर्ट किए थे, उन्होंने फंड्स को ऑर्गेनाइज करते थे ग्रीस में। और उसको लेटर ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1824 में फीवर के कारण, और 1832 में ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और जिसके बाद ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन कर दिया जाता है, घोषित। ठीक है, मेरे ख्याल से ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। द एज ऑफ रिवोल्यूशन में हम लोग ने पहला जुलाई रेवोल्यूशन देखा, फिर ग्रीक वार ऑफ रिवोल्यूशन देखा। ये दोनों रिवोल्यूशन आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यही दो टॉपिक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।